Julia students, I'm Rixin Andol, lecturer in botany, presently posted at Government Higher Secondary School, Timisgam. So students, I'll start with the unit third, that is biology and human welfare. तो इसी में से हम पहला सब यूनिट हम लेंगे, that is plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम जैसे कि हम सभी को पता है, इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है विथ ऑलमोस्ट 62% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो एंगेज रहता है किस पे? एग्रीकल्चर पे. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गए और उसकी वजह से फूड के लिए जो डिमांड है वो भी बढ़ते गए. और जो अर्लियर टाइम्स में क्या होते थे, जो फूड के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किए जाते थे? ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू. ड्यू टू ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के थ्रू इसको टैकल किए जाते थे. बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू. But however, it result in the little increase in yield. Yield जो आए वो बहुत कम आए. सेल्फ सफिशिएंट तो हुए लोग, बट जो एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं बने. ओके, देयर इज अ लिटिल increase in yield. It was only during 1960 जब जब 1916 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए, ग्रीन रेवोल्यूशन, देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन यील्ड. देयर इज ड्रास्टिक इंक्रीज इन यील्ड. अब क्या हुआ, 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन का जब दौर आया के बाद देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन यील्ड, स्पेशली इन द क्रॉप ऑफ राइस और व्हीट के प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज आए. वो कैसे आए? बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी. प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए तो यील्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आना स्टार्ट हो गया. राइट बच्चों, तो इसी के साथ साथ सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग को ही यूज़ नहीं किया, तो इसके साथ बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन. इनको एक आइडियल वे में यूज़ किया सो दैट ज़्यादा ना कम हो, एक प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ किया गया. इसकी वजह से ड्रास्टिक इंक्रीज आए क्रॉप के यील्ड में. तो अब हम जानेंगे प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है. प्लांट ब्रीडिंग का कैसे स्टार्ट हुआ वो तो हमने कर लिया हुआ. अब हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग. तो बच्चों, अब हम जानेंगे प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है. प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्निक in which to manipulate the plant species in order to create desirable plant type that are better suited for cultivation, give better yield, and are disease resistant.
अब ये कहता है कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें प्लांट को मैनिपुलेट या प्लांट में चेंजेस किया जा सकता है सो दैट हमें एक अच्छा प्लांट मिले, अच्छा इन द सेंस जिसमें अच्छा कैरेक्टर हो जो कि डिजरेबल हो। कैरेक्टर लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल यील्ड अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, या तो डिजीज रेजिस्टेंट हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हम कैरेक्टर को कंसिडर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेस्ट रेजिस्टेंट, इसके अलावा हम टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के टॉलरेंस को हम इंक्रीज किया जा सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग। ओके बच्चों, तो प्लांट ब्रीडिंग में होता क्या है एक्चुअली में, प्लांट ब्रीडिंग में लेट्स से हम एक प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, पी प्लांट की। पी को हम बॉटनिकल नेम से जानेंगे पीसम पाइसम सटेवम। ओके बच्चों, तो इस पाइसम सटेवम को फॉर एग्जांपल हमने इसका ब्रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, दो पी के प्लांट को हम क्रॉस करेंगे, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, जिसमें दोनों में एक डिजायरेबल कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल इसमें होगा डिजीज रेजिस्टेंट, इसका कैरेक्टर होगा डिजीज रेजिस्टेंट, और इसमें होगा हाई यील्डिंग। तो बच्चों अभी मैंने कहा कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक ऐसा प्लांट को क्रिएट किया जाता है जो कि बहुत डिजरेबल हो, जो कि फार्मर के लिए, कल्टीवेशन के लिए अच्छा हो। अब हम प्लांट ब्रीडिंग में होता क्या है एक्चुअली में बच्चों, तो आप इस चार्ट में देख सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स द टू पेरेंट हैविंग डिजरेबल कैरेक्टर। The one plant which is let's say suppose it is considered as female plant and the other one is considered as male plant. तो इन दोनों में अलग अलग एक डिसेबल कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल हम इस मेल प्लांट की बात फीमेल प्लांट की बात करें तो इसमें हाई यील्डिंग कैरेक्टर है, और दूसरे मेल प्लांट में है डिजीज रेजिस्टेंट। अब हम जब इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो हमें जो हाइब्रिड मिलता है, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड। ओके बच्चों, इसको कहेंगे हम हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में वो कैरेक्टर आएंगे जो कि दोनों पेरेंट्स में ना हो। ओके, दोनों पेरेंट्स में ना हो, बट दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को मिला के एक न्यू वैरायटी बन जाते हैं। इसको हम हाइब्रिड भी कहेंगे या एक न्यू वैरायटी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक एनालॉजी के साथ हम अच्छे से इसको समझेंगे। ओके बच्चों, तो हम दो कलर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक वाइट कलर और रेड कलर की मिक्सिंग करते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी तो मिक्सिंग ही हो रहा है बच्चों। तो इसको हम जब मिक्सिंग करते हैं तो फाइनली हमें जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे हमें पिंक, जो कि टोटली एक न्यू कलर है। ना पिंक वाइट वाले में ना नहीं था, ना रेड वाले में, ये एक अलग सा एक न्यू कलर आया। सेम इसी तरह प्लांट ब्रीडिंग में भी क्या होता है कि दो प्लांट को क्रॉस करते हैं और उसके डिफरेंट कैरेक्टर को मिक्सिंग किया जाता है। मिक्सिंग होता है, उसके बाद जो हमें मिलता है एक न्यू वैरायटी, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड। ओके, तो बच्चों इन दोनों को क्रॉस करने के बाद एक पेरेंट में था हाई यील्डिंग कैरेक्टर और दूसरे में था डिजीज रेजिस्टेंट। अब इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो हमें ऑफस्प्रिंग में आया कि दोनों के कैरेक्टर हाई यील्डिंग प्लस डिजीज रेजिस्टेंट, जो कि हमें ऑफस्प्रिंग में मिला, जो कि हमें डिजायरेबल है, जो कि हमें चाहिए। अब बच्चों प्लांट ब्रीडिंग के दो टाइप्स है। वन इज प्लांट ब्रीडिंग, one is a conventional breeding and the other one is classical breeding. तो बच्चों ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग को हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, इस टाइप के ब्रीडिंग को
अराउंड 9,000 to 11 years ago इसकी प्रैक्टिस किया जाता था। तो इसमें दो प्लांट की क्रॉसिंग किया जाता था, जो कि दो प्लांट में एक डिजायरेबल कैरेक्टर हो उनकी क्रॉसिंग किया जाता था। सेक्सुअली कैसे किया जाता था इनकी क्रॉसिंग? सेक्सुअली बाय सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू इनकी क्रॉसिंग किया जाता था। एंड एसेक्सुअली बाय ग्राफ्टिंग के थ्रू। तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में इसको रिप्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जब क्रॉसिंग करते हैं दो प्लांट्स की, सेक्सुअली कैसे करते हैं? या तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, और एसेक्सुअली करते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू। जैसे कि बच्चों हम सभी को पता है कि ग्राफ्टिंग जो है ये हमारे इवन हर फार्मर प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग सीजन, जब स्पेशली हम ग्राफ्टिंग किस चीज़ में करते हैं? एप्रिकॉट और एप्पल में इसकी प्रैक्टिस किया जाते हैं। तो उसके बाद बच्चों क्लासिकल ब्रीडिंग में क्या होता है? ये due to advancement in technology like biotechnology, molecular biology and many other technologies, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुए वैसे जो प्लांट ब्रीडर उनको कहेंगे जो कि ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया? म्यूटेशन ब्रीडिंग, सेकेंडली टिश्यू कल्चर, genetic engineering, which is followed by crossbreed. अब मैंने कहा कि क्लासिकल ब्रीडिंग में जैसे कि आजकल नाउडेज इसी के ही टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से करते हैं? या तो म्यूटेशन के थ्रू करते हैं, या टिश्यू कल्चर के थ्रू, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जेनेटिक वेरिएशन is achieved through change in gene sequences within the gene। अब म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? जीन के अंदर एक वेरिएशन किया जाता है। कैसे किया जाता है? जीन के सीक्वेंसेस को हम चेंज करते हैं, उसके वजह से हमें जेनेटिक वेरिएशन मिलते हैं। म्यूटेशन होता कैसे है? म्यूटेशन दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड अदर इज इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस एंड द अदर वन इज इंड्यूस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कैसे होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली हो जाता है, इसमें कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें कैसे होगा? एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू हो जाते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशन जीन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सेकेंडली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होते हैं उस समय जीन में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब जो इंड्यूस म्यूटेशन है, जो कि हम खुद से जीन में चेंजेस किया जाते हैं सो दैट हमें एक न्यू वैरायटी और या न्यू कैरेक्टर जो हमें चाहिए, इसी के लिए हम एक उसमें इंड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन। अब हम जाएंगे स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की।
तो प्लांट ब्रीडिंग के बेसिकली 5 मेजर स्टेप्स हैं। तो आप इस चार्ट में आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वायरेबिलिटी, एंड द सेकेंड वन इज एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन अमंग selected parent, which is further divided into 5 sub stages. Then the fourth is selection and testing of superior recombinant, and the last one is testing, release and commercialization of new varieties. तो सबसे पहले हम जानेंगे कलेक्शन ऑफ वायरेबिलिटी होता क्या है। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में होता क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स के डिफरेंट वैरायटीज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करें, लेट्स से हम पी प्लांट की अगर हम बात करें तो पी प्लांट में भी बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिलेंगे। वैरायटीज़ जो प्लांट्स में वैरायटी आते हैं वो कैसे आते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पी प्लांट के स्पीशीज 1 में थोड़ा म्यूटेशन आ गई, इसके जीन में थोड़ा चेंजेस आ गई। अब इसकी वजह से हमें एक न्यू स्पीशीज मिलेंगे, दैट इज स्पीशीज 2। इस स्पीशीज में भी म्यूटेशन आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक न्यू स्पीशीज मिलेंगे, दैट इज स्पीशीज 3। इसी तरह हमें बहुत सारे वैरायटीज मिलेंगे। तो उन सारे वैरायटीज को हमने कलेक्ट करना है फ्रॉम डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन से। तो इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टर्म जानेंगे जिसको हम जर्म प्लाज्म कहेंगे। जर्म प्लाज्म होता क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन ऑफ different variety of a particular species in the form of seeds या plants। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है? ये जीन की कलेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ सीड या प्लांट की कलेक्शन में, जो कि पर्टिकुलर प्लांट की कलेक्शन जर्म प्लाज्म की कलेक्शन होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, दैट इज एवेल्युएशन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हमने जर्म प्लाज्म की कलेक्शन ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एवेल्युएशन and selection of parent plants को। अब पहले स्टेप में हमने जर्म प्लाज्म की कलेक्शन कर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम सेकेंड स्टेप में हम इसकी एवेलुएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? जितना भी हमने कलेक्शन किए हुए हैं जर्म प्लाज्म को, उनको हम पहले ग्रो करेंगे। ग्रो करने जैसे कि जो हमने जर्म प्लाज्म लिया हुआ है या तो प्लांट के फॉर्म में लिया हुआ है या सीड के फॉर्म में, तो उनको हम पहले ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद उन्हीं की सेल्फिंग करेंगे। तो सेल्फिंग करने से हमें क्या मिलेंगे? एक यूनिफॉर्मिटी या एक होमोजाइगोसिटी मिलेंगे, सो दैट फ्यूचर में जाके उनके कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो, इसीलिए हम इनकी सेल्फिंग करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। थर्ड स्टेप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। तो बच्चों इस स्टेप को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? ओके बच्चों, hybridization it is a process of crossing or mating of two parent
in order to create हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, दो पेरेंट की क्रॉसिंग करते हैं, जो कि हमने पहले ही चार्ट में देखा था। उस क्रॉसिंग के बाद जो हमें मिलेंगे एक हाइब्रिड, जो कि एक न्यू वैरायटी मिलेंगे। ओके बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। सिलेक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लिया हुआ। अब नेक्स्ट हमारा आता है इमस्कुलेशन एंड बैगिंग, पॉलिनेशन एंड द लास्ट वन इज टैगिंग। तो बच्चों मैं इस स्टेप में डिटेल में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म तो नहीं कर सकती हूँ, एटलीस्ट थ्योरेटिकली मैं इसको क्लियर कर सकूँ। तो बच्चों अब हम जानेंगे इमस्कुलेशन होता क्या है। ये इमस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको रिमूव किया जाता है इन बर्ड कंडीशन, जो कि अभी फ्लावर पूरी तरह खिले नहीं होंगे, बिल्कुल बर्ड कंडीशन में होंगे। वहाँ से हमने इसके एंथर को रिमूव करना है विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे इमस्कुलेशन के लिए, वो सारा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम स्टीरलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 70% अल्कोहल में हम डिप करते हुए उसका रिमूव विद द हेल्प ऑफ फॉसेट के थ्रू हम रिमूव करेंगे। तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हाउ दिस पर्सन इज रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ फॉसेट। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम जानेंगे बैगिंग होता क्या है। तो इस स्टेप में होता है सबसे पहले तो हमने इमस्कुलेशन में क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने रिमूव किया। जो ही हमने रिमूव किया उसको इमीडिएटली हमने कवर करना है विद पॉलीथीन बैग के साथ। क्यों हम पॉलीथीन बैग के साथ हम इसको कवर करते हैं, सो दैट कोई अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आके उसके साथ पॉलिनेट ना कर दे, इसलिए इसको बचाने के लिए हम इसको पॉलीथीन बैग से कवर करते हैं। तो बच्चों आप इस फोटोग्राफ्स में इस पिक्चर में देख सकते हो हाउ दिस इमस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर विद इन अ पॉलीथीन बैग। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन या हम कह सकते हैं इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। हम इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें पॉलिनेशन नेचुरली नहीं हो रहा है, इसमें हम खुद से मैन्युअली हम इसमें पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो इस स्टेप में पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक फ्लावर को कंसिडर करेंगे एज अ मेल फ्लावर। तो उस मेल फ्लावर से हमने एक मेच्योर, ये चीज़ आपने याद रखना है बच्चों, मेच्योर एंड वाइबल पोलन ग्रेन को हमने कलेक्ट करना है। अगर जो पोलन ग्रेन हमने कलेक्ट करना है अगर वो मेच्योर नहीं होंगे तो कल को जाके वो स्टिग्मा के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एक मेच्योर और वाइबल का मतलब हुआ जो कैपेबल हो, जिसमें कैपेबिलिटी हो फर्टिलाइज करने की। ओके बच्चों, तो हम एक मेच्योर और वाइबल पोलन ग्रेन को एक क्लीन स्लाइड में या एक क्लीन कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे या कलेक्ट करेंगे। तो उस स्टोर किए हुए पोलन ग्रेन को हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उसको थोड़ा डीप करेंगे कंटेनर में। तो उसके बाद हम जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है उसको अनकवर करेंगे पहले, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ था पॉलीथीन बैग से। उसको हम रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम उसके स्टिग्मा के ऊपर थोड़ा हम डस्टिंग करेंगे, तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो हमारा लास्ट स्टेप आता है टैगिंग। टैगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट टैगिंग जो हमारा होल प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहता है। कैसे इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि एट द सेम टाइम हो सकते हैं हम बहुत सारे फ्लावर की इमस्कुलेशन कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हम एक सिंगल फ्लावर को ही इमस्कुलेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम हो सकता है 6 to 15,000 तक प्लांट्स को भी हम ले सकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अगर हम टैगिंग नहीं करते हैं तो इसमें प्लांट की मिक्स हो जाते हैं। तो टैगिंग में हम इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड डेट
ऑफ इमस्कुलेशन। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट? अच्छा, इसके अलावा हम जो प्लांट ब्रीडर है उनका नाम भी मेंशन करेंगे, ब्रीडर नेम। तो डेट एंड टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर हम डेट और टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है हम किसी और प्लांट के साथ मिक्स ना हो जाए। सेकेंड चीज़ हम ये भी मेंशन कर सकते हो इसमें कैरेक्टर कौन सा कंसिडर करके हमने उनकी क्रॉसिंग की, और हो सकता है कि कौन से हो सकता है अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो तो कौन कौन से स्पीशीज़ को लेके हमने क्रॉसिंग की, तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 स्टेप्स, प्लांट ब्रीडिंग के जो 3 स्टेप्स है प्लस जो सब स्टेजेस है इनको हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा 2 स्टेप रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़े बच्चों।